आईआईटीज एंड मेडिकल कंपटीशन क्या है, जाने के लिए करना क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा देखना चाहिए कि व्हाट आर द हर्डल्स। अगर हम उस चीज़ों को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या क्या हर्डल आता है। और हर्डल्स पाने से पहले थोड़ा मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, लाइक एज अ किड हाउ आई वाज। तो अगर मैं देखूँ तो जो बचपन के क्लासेस थे, क्लास 1 2 3 4 5, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे मेरे कजन्स भी थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लास में मुझे खड़ा करके टीचर ने कहा है कि तुम्हें अपनी सिस्टर से कुछ सीखना चाहिए, सी इज़ द टॉपर और तुम होगी मतलब लास्ट रैंक्स में रहते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो 7th क्लास में अगर मैं अपने बैकग्राउंड को थोड़ा बताऊं तो मेरा जन्म आरा में हुआ। आरा इज़ अ प्लेस विच इज़ लाइक 60 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना। तो मोर और लाइक जैसे पलवल एंड दिल्ली, वैसे ही आरा एंड पटना। तो उसमें हुआ क्या कि बचपन में तो वैसे ही बोलते थे, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और उस समय मैं अपने बुआ के यहाँ रहता था, तो एक ये भी था कि पेरेंटल सुपरविजन भी नहीं था। मुझे बुआ के यहाँ ज़्यादा लोग बोलते नहीं थे, तो घर पे भी मुझे कोई फोर्स नहीं करता था कि तुम पढ़ाई करो। तो मेरा भी वही शेड्यूल रहता था, स्कूल से आया, बैग रखा, क्रिकेट खेलने गया, खेल के आया, थका हुआ रहता था, सो जाता था। 7:30 8 बजे तक मैं सो जाता था। तो ये सिलसिला चला। 7th क्लास के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना स्टार्ट किया। तो उस समय मार्क्स तो बहुत कम आते थे मेरे। और स्कूल चेंज हुआ था तो उसमें हुआ क्या कि जब मैं डीएवी में गया 7th क्लास में, तो एक नया सब्जेक्ट आ गया संस्कृत, और जो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था, कभी पढ़ाई नहीं। तो स्थिति ये थी कि राम आम खाता है वो मुझे रट के जाना पड़ता था कि संस्कृत उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मार्क्स बहुत कम आते, लाइक 50 55% मार्क्स आते थे। तो 8th क्लास में क्या हुआ कि वहाँ पे जो संस्कृत टीचर थे उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और संस्कृत आप देखोगे तो दैट इज़ अ वेरी मैथोडिकल लैंग्वेज। बहुत फिक्स्ड रूल्स हैं, वो रूल्स आपने फॉलो किया तो लैंग्वेज बड़ी ईजी हो जाती है। तो 8th क्लास एंड होते होते संस्कृत में मेरे मार्क्स बड़े इंप्रूव हो गए। लाइक जो मेरे मार्क्स 45 48 आते थे वो 97 99 पहुंच गए, एंड आई वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन संस्कृत टिल 8th। अभी भी मतलब डीएवी के जो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं तो वैसे सोशल मीडिया में जब वो मिलने स्टार्ट हुए तो वो पूछते थे कि यू आर द सेम वन इज नाउ वाज वेरी गुड एट संस्कृत। तो ये सिचुएशन थी। वहां से हुआ क्या कि कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मन नहीं लगता था, एक ट्यूशन पकड़ा, मार्क्स इंप्रूव होने लगे तो कॉन्फिडेंस आने लगा। ऊपर से एक मेरे फादर का भी रोल बहुत रहा कि वो हरदम इंकरेज करते थे। जब मेरे 50% भी मार्क्स आए तो कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टारगेट लेते हैं कि 5% और, नेक्स्ट टारगेट 5% और। तो होते होते 7th क्लास में जो मेरी रैंक आती थी, लाइक 120 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में, और मेरी रैंक रहती थी 92 93, इस रेंज में मैं रहता था। 8th क्लास में हुआ क्या कि 120 में 14th 15th रैंक पे आने लगा। 9th क्लास में जब मैं आया तो 9th में हमारी फिजिक्स बड़ी अच्छी थी। उस समय 9th क्लास के सिलेबस में मोशन और फूड से रिलेटेड ग्रेविटेशन फ्लूइड सारे आ गए थे। तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और वहाँ से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और सिचुएशन ये हुआ कि 9th के फाइनल एग्जाम में मैं सेकंड टॉपर था अपने स्कूल का। 10th क्लास में फिर से मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। 10th क्लास का हमारा कोर्स बहुत ही बेकार सा कोर्स था, उसमें कुछ करने को था नहीं। फिजिक्स के नाम पे भी उसमें मोरलेस जियोग्राफी थी। तो 10th में फिर से रैंक वैसी रहती थी, 7th 8th 9th 10th ऐसी रैंक रहती थी। 10th जब मैंने कर लिया, ठीक ठाक स्टूडेंट तो ठीक ही था, 6 7th रैंक आती थी। तो आरा में ही मैंने एग्जाम खत्म हुआ और नेक्स्ट डे मैं गया ट्यूशन सेंटर में, एसआर ट्यूशन सेंटर में, याद है मुझे। तो एसआर ट्यूशन सेंटर में जो पहली बात सर ने मुझे बोली कि यहाँ पे हम लोग एयरफोर्स और AIEEE, जेईई मेन को उस समय AIEEE बोलते थे, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। आईआईटी जो है दैट इज फॉर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और तुम लोग तो हो नहीं। तो वैसा हुआ। अगर मैं उनकी बात वहाँ सुन लेता, एक्चुअली उनसे पढ़ा भी, मैं 15 20 दिन पढ़ा, फिर जो भी किस्मत का ये, फिर मैं एक प्रोफेसर के कांटेक्ट में आ गया, प्रोफेसर SK पांड्या। तो अगर मैं सोचता हूँ अब कि अगर मैं एसआर ट्यूशन सेंटर में कंटिन्यू कर जाता तो अभी क्या होता, मैं भी यहाँ पे कोई MK ट्यूशन सेंटर चलाते रहता। तो और आईटी तो ऑफकोर्स नहीं ही होती। हो सकता है आप लोगों से झूठ भी बोलता है कि मैं आईटी से पढ़ा हुआ हूँ, कहानियाँ भी बनाता, होते हैं बहुत सारे लोग इसमें। तो वहाँ पे फिर हुआ क्या कि मैं SK पांडे सर के यहाँ फिजिक्स सीखना स्टार्ट किया, प्रोफेसर थे वहाँ पे। तो टीचर्स में लाइक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि तू तो बहुत अच्छा सोचता है, तू मेहनत कर, तू आईटी में निकल जाएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि पांडे सर के जो खुद के चाइल्ड थे वो IIT BHU से पास आउट थे।
तो मुझे पता था कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब झूठ नहीं कह रहे हैं, इन्होंने कुछ देखा होगा तभी ये बोल रहे हैं। तो वहां से मेरी 11th में फिर पढ़ाई अच्छी हो गई, मैंने भी मेहनत करना स्टार्ट किया, रेगुलर रहने लगा क्लासेस में। 11th-12th किया, लेकिन प्रॉब्लम रह गई थी, 12th के साथ आईआईटी नहीं हुई। और प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज किया वो क्या थी कि पांडे सर के यहाँ मेरे कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो गए, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले, बढ़िया टेस्ट सीरीज नहीं मिली, तो ये सारी बातें थी। तो अब मैं जो सोचता हूँ कि लाइक बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट यू फेस। स्मॉल टाउन जैसे आप भी पलवल में रह रहे हो, आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद अस बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। नेक्स्ट, so the various option that we have available in the small town is like we can go to a tuition center, वो ऑप्शन आपके पास भी है, मेरे पास भी था। नेक्स्ट वी कैन गो टू अ नियर बाय सिटी, लाइक मैं भी पटना जा सकता था, पटना में ठीक था, स्टडीज वगैरह का माहौल अच्छा था। आप भी जा सकते हो फरीदाबाद, दिल्ली, लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, यू कैन गो ओवर टू देयर। थर्ड ऑप्शन है कोटा। कोटा हमारे टाइम में उतना तो नहीं था, पॉपुलर हो रहा था, और आपके टाइम में भी पॉपुलर है, तो यू कैन गो टू कोटा, थर्ड ऑप्शन ही आपको मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग आपके मोस्टली फैमिलीज में ही हो सकता है कि जो लोग साइंस पढ़े हुए हो, बीएससी एमएससी किए हुए हो, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले तो 11th-12th सही से कर ले, और उसके बाद एक साल तुम ड्रॉप ले लेना, ड्रॉप लेके दिल्ली या कोटा कहीं चले जाना, एंड देन प्रिपेयर ओवर देयर। तो दीज आर द 4 बेसिक ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू अ स्टूडेंट इन अ स्मॉल टाउन। वी विल लुक एट देम वन बाय वन। सो ट्यूशन सेंटर्स की प्रॉब्लम्स मैंने बताई। एसआर ट्यूशन सेंटर, वो एक्चुअली क्वालिटी का इशू होता है, दे आर नॉट गुड टीचर्स। ट्यूशन सेंटर्स में जनरली आपको ये तो एक इशू रहता है, उसके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। ट्यूशन सेंटर्स में आपको स्टडी मटेरियल अप टू द मार्क नहीं मिलता है, टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो और ऊपर से जो पूरा माहौल होता है वो भी इतना सीरियस माहौल नहीं है, लोग इतने डेडिकेटेड भी नहीं होते कि सब लगे हुए हैं कॉमन एम के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक ट्यूशन सेंटर में फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज लाइक यू मूव टू नियर बाय सिटी। फरीदाबाद हो सकता है कि आप रोज फरीदाबाद जा रहे हो, वहाँ पे आपने कोचिंग ली, कहीं पे भी फिटजी में ले लिया, नारायणा में ले लिया, विद्या मंदिर में ले लिया। लेकिन इसके साथ एक बड़ा इशू क्या आता है कि योर ट्रैवलिंग टाइम, अगर आप फरीदाबाद जा रहे हो तो आपको 1 आवर मिनिमम लगता है। तो 1 आवर मिनिमम, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपकी ट्रिप लगी 2 घंटे आपके बर्बाद होते हैं। उसके अलावा जो फटीग होता है दैट इज अलग। तो अगर हम देखें कि अगर आपके साल में 200 दिन की भी क्लास होती है तो यू लूज ऑन 400 आवर्स, एंड 400 आवर्स इज अ लॉट व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। आपको पता है कि लेस देन 1% ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, और अगर आपने 400 आवर्स अपने ट्रैवलिंग में वेस्ट कर दिए, इसका मतलब कि 400 आवर्स में आपका एक 11th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर हो सकता था। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं तो फिजिक्स तो प्रिपेयर ही हो जाए, तो इसका मतलब आपने एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन टाइम को 1 साल में वेस्ट कर दिया। तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब आप फाइनल एनालिसिस करते हो, लाइक हमारे स्टेज पे आओगे और आप एनालाइज करते हो कि आपके साथ के लोग आईआईटी में क्यों नहीं जा पाए, कुछ लोग चले क्यों जाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम एनालाइज करके देखते हैं कि 1 साल में 400 घंटे, 2 साल में 800 घंटे मैंने बर्बाद कर दिए, और 800 घंटे के चलते मैं 800 घंटे ज्यादा सोया भी होऊंगा, क्योंकि फटीग भी होती है, ऐसा नहीं है कि फटीग नहीं होगी। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कल्चर होता है, लाइक मैंने तो पढ़ाया भी है, दिल्ली में भी पढ़ाया हुआ है, तो होता क्या है कि इवनिंग क्लासेस होती हैं, और इवनिंग क्लासेस में जनरली हमें 3 आवर्स का स्लॉट होता है, जिसमें 1.5 आवर की 2 क्लासेस होती हैं। तो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है। बीइंग अ टीचर ऑल्सो हमें बोला जाता है कि आपको कोर्स को 120 आवर्स में फिनिश करना है। अगर कोर्स को 120 आवर्स में फिनिश करना है, तो एक तो होता है कि क्लास में मैं ज़्यादा स्लो नहीं रह सकता, तो जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया है तो वो तो पिक करते हुए निकल जाता है, लेकिन अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या फिर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो वहाँ मार खा जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट वहाँ जाके पुअर स्टूडेंट बन जाता है, वो पता चलता है 12th क्लास में भी फेल हो गया। बहुत सारे ऐसे आपको मिले होंगे इंसिडेंट्स जिसमें कि आपको लगा होगा कि अरे वो कोचिंग जाता था और वो तो 12th में फेल हो गया। तो यही रीजंस होते हैं कि कोचिंग में एक पर्टिकुलर स्पीड पे पढ़ाई होती है, एक पर्टिकुलर आवर्स फिक्स है, उसमें आपको सिलेबस कवर करना है, तो फिर जो एवरेज स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो मार खा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्लास को रोक के थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, वो है मैनेजरियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम ठीक है 2 साल के लिए कोटा ही चले जाए।
तो कोटा जाने में देखो एक्चुअली पेरेंट्स से जनरली मैं कहना चाहूँगा कि जो 10th क्लास का हमारा बच्चा होता है वो मैच्योर नहीं होता है, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो खुद से इतना इंडिपेंडेंट हो जाए और सारी चीज़ें टेक केयर करना स्टार्ट कर दे। कोटा में जाता है एक तो डिस्टेंस प्रॉब्लम, और उसके चलते होता है क्या है कि होम सिकनेस टाइप की चीज़ आती है, बच्चा लगा रहता है कि घर पे मम्मी पापा ये थोड़ा दूर हो गया, तो थोड़ी पढ़ाई तो उसकी वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा मैंने कहा कि बचपन में मैं क्लास में बढ़िया नहीं करता था और मैं उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जब मैं बुआ के यहाँ रहता था तो कोई पेरेंटल सुपरविजन नहीं था, मुझे कोई बोलता नहीं था कि तुम इसको इम्प्रूव करो। कोटा में वही होता है कि अगर कोई बच्चा खराब हो रहा है, खूब सारा कंपटीशन है कोटा में, आप देखोगे तो जो बैचेस होते हैं नॉर्मली बैच साइज 120 स्टूडेंट्स का बैच है, दैट इज ह्यूज। 120 में अगर बच्चा सही से ग्रास्प नहीं किया, टेस्ट में उसके कम मार्क्स आ गए, अगले टेस्ट से वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है कि अरे पिछली बार तो मेरी रैंक इतनी आ गई। अगर एलन की बात करें तो एलन में देखा जाता है लास्ट ईयर अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स थे। 70,000 स्टूडेंट्स में से 50,000 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के थे। उन 50,000 स्टूडेंट्स में से किसी की तो रैंक आती होगी 50,000। अगर 50,000 नहीं आती, किसी की रैंक 1000 के ऊपर तो आती होगी। और वो जो बच्चे होते हैं वो खराब होना स्टार्ट होते हैं कि हम तो बहुत पीछे हैं, यहाँ पे हमारी 1000 रैंक आ रही है तो पता ना हमसे कंपटीशन क्लियर होगा या नहीं। और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एब्सेंट होता है। यहाँ पे काम आते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, जो कि पर्सनलाइज अटेंशन, आप उनसे जाके बातें कर सको। कोटा वगैरह में वैसा सिस्टम मिलता नहीं है कि आप टीचर से गए और आपको प्रॉब्लम्स है तो आप घंटों बात कर सकते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का नहीं होना कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। कुछ बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। हमने देखा अभी कुछ तो एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड्स वगैरह में केसेस आ जाते हैं। तो सारे वही है, सपोर्ट सिस्टम का नहीं होना। दूसरा, पेरेंटल सुपरविजन नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कोटा में जाएंगे तो गेमिंग पार्लर्स बहुत हैं, और गेमिंग पार्लर्स बच्चों को खूब रिझाते हैं। पता चलता है कि बाहर से शटर लगा दिया और रात में रात भर गेमिंग पार्लर्स चल रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो दिखा नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो वो सारा सिस्टम है वहाँ पे, शटर बंद है, अंदर में आप देखोगे कि 100 स्टूडेंट्स हैं और गेमिंग कर रहे हैं और रात भर गेमिंग कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, क्लास ही नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ से एक वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और अल्टीमेट रिजल्ट वही आता है कि बच्चा कोटा गया, फेल हो गया, 12th क्लास में ही फेल हो गया, IIT सही और मेडिकल तो दूर की बात है। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट में हमारे पास है वो है स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाइक जैसे हम यहाँ पे विद्याधम क्लासेस में कर रहे हैं, एक स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग में फायदा क्या होता है? जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ कोटा या फिर दिल्ली में, अगर आप देखोगे 3 days 3 hours, दैट इज 9 hours, 9 hours की क्लास होती है, तो बच्चा 9 hours के लिए रहता है। स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग में 6 hours एवरी डे फॉर 5 days, 30 hours। तो वही टीचर जहाँ 9 घंटे उनको पढ़ा रहे थे, ये टीचर्स यहाँ पे 30 hours दे रहे हैं, तो डिफरेंस तो आ जाता है। तो इन 30 hours में आप जो हमारे मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपर लेवल के स्टूडेंट्स में ला सकते हैं। एक मीडियोकर स्टूडेंट को हम एवरेज बना सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को हम एक बढ़िया स्टूडेंट बना सकते हैं। और क्या फायदे हैं? दिल्ली में अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो क्लासेस होंगी इवनिंग में, तो एक तो मेरा स्कूल का 6 hours 7 hours गया, इवनिंग टाइम भी मेरा स्पेंड हो गया, तो मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचा ही नहीं। अगर आप एक स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग में हो तो आपका कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड, द सेम फैकल्टी इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ, तो वो तो आपका 6 hours में कंप्लीट हो गया। 6 hours के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम, 18 hours का टाइम बचता है। 18 hours में अगर आप 8 hours सो भी गए तो स्टिल यू हैव 10 hours। 10 hours में 2 घंटे और इधर उधर निकालो तो स्टिल हैव 8 hours। 8 hours की स्टडी बहुत होती है। तो ये सारे फायदे हैं एक स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग प्रोग्राम में। दूसरा ये भी है कि जैसे अगर क्लासरूम देखा जाए, कोटा में क्लासरूम 120 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स। स्कूल सिस्टम में वैसा नहीं होता। स्कूल सिस्टम में जो क्लासरूम्स होते हैं, दे आर लाइक 40 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स। तो टीचर हर बच्चे को जानता है, टीचर हर बच्चे की कॉपी देख सकता है, उसे आइडिया होता है कि ये बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, किस लायक है और मुझे कहाँ इसको और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो नहीं हो पाता है। 120 स्टूडेंट्स में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर कि वो डैश से नीचे भी उतरे, वो डैश के ऊपर खड़ा रहेगा एंड हिल डिलीवर फ्रॉम देयर। जिसको समझ में आ गया फाइन, नहीं समझ में आया फिर वो अपना समझ ले खुद से। स्कूल सिस्टम ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू मूव इन अ क्लास, यू गो थ्रू द कॉपीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, तो आपको बात समझ में आती है कि कौन सा लड़का कहाँ पे लैक कर रहा है। आगे मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, तो क्लास में मुझे किस बच्चे से पूछना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, वो आइडिया आ जाता है। मुझे पता है कि ये जो बच्चा है सबसे देर से समझता है, अगर ये समझ गया तो एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास में समझ चुके होंगे। तो एक बढ़िया फीडबैक मैकेनिज्म हमें मिल जाता है। तो ये सारे कुछ फायदे हैं स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग्स में।
अच्छा, एक ऑप्शन मैंने ये भी बताया था आपको कि बहुत सारे बच्चे 11th-12th क्लास में तो कहते हैं कि चलो हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स बोर्ड में ले आएंगे और फिर 12th पास में कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लेंगे। वहाँ पे इशू ये आता है कि 11th-12th में वो कंसेप्ट को क्रैम कर जाते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि उनको ये तो पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इतना तो उनको समझ में आता है। किन किन केसेस में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट वहाँ पे डेवलप नहीं होता है, क्योंकि स्कूल उसको पूछता ही नहीं है। वो अलग अलग सिचुएशंस दे के ये नहीं कहता है, पूछता है कि बताओ इसमें ये रूल अप्लाई होगा या नहीं, इसमें ये रूल अप्लाई होगा नहीं। तो कंसेप्ट आपका मेमोराइज तो आपने कर लिया, कंसेप्ट को आपने ग्रास्प कर लिया, बट कंसेप्ट को आपने अप्लाई करना नहीं सीखा। अब जब आप 12th पास करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और सोचते हो कि एक साल में मैं प्रिपेयर करूंगा, तो एक तो 2 साल का कोर्स, 2 साल के कोर्स को 1 साल में करना है, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। आईआईटीज भी आपको पता है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 12th के साथ दे दो या 12th के बाद दे दो। तो 2 साल में 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना और उन सारे एप्लीकेशंस को डेवलप करना, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। कुछ लोग तो निकल जाएंगे, स्टिल जो शार्प है वो निकल सकते हैं, जो उतने शार्प नहीं है, जो एवरेज है, उनके लिए इश्यूज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि अगर स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग के अलावा जो बाकी सिस्टम्स हैं वो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को तो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं, लेकिन जो हमारे मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां पे नहीं पहुंचा पाते। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Your session was really full of enthusiasm. Thanks a lot for sharing your deep knowledge with us. It will be an honor to invite Mr. Anil Bhardwaj, Honorable